गर्मियों की एक रात थी। कानों में गूंज रही थी परेशान करने वाली भिनभिनाहट। हमें ये वाकया बयान करने वाले शख्स होटल के कमरे में लेटे थे। कान में गूंजती आवाज के साथ उनकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो पूरे धैर्य के साथ इंतजार में थे। और फिर वो पल आ ही गया। आपको याद होगा, कभी बॉलीवुड की एक फिल्म का मच्छर से जुड़ा एक डायलॉग बहुत चर्चित हुआ था। कुछ वैसा ही डर होटल के उस कमरे में था। वो मच्छर मलेरिया, डेंगू या फिर जीका का वाहक हो सकता था। ब्राजील की माइलीन फरेरा ने इस दर्द को सहा है। साल 2016 की एक रात एक मच्छर ने उन्हें काटा। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने बेटे डेविड को जन्म दिया। वो पैदाइशी माइक्रोसेफली बीमारी से पीड़ित था। इसकी वजह मच्छर के जरिए खून में आए वायरस को माना गया। उस साल ब्राजील में ऐसे हजारों मामले मिले और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी करार दिया। मच्छर आज भी कई बीमारी की वजह बने हुए हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या मच्छरों का हम दुनिया से सफाया नहीं कर सकते। पार्ट 1, तलाश है अहम। I think that these creatures are much more... उड़ने वाले ऐसे छोटे जीव जो या तो बीमारी फैलाते हैं या फिर परेशान करते हैं, मच्छर उससे कहीं बढ़कर हैं। ये हैं हमारे पहले एक्सपर्ट टोवी लेहमैन। उनकी टीम कई वर्षों से अफ्रीकी देश माली में मच्छरों पर अध्ययन कर रही है। वो मानते हैं कि अगर हमारे पास मच्छरों के बारे में जानकारी होगी तो हम उन पर काबू पाना सीख सकते हैं। वो कहते हैं कि कई सवाल ऐसे हैं जो दिमाग को चक्कर में डाल देते हैं, जैसे कि ऐसे सूखे इलाके जहां सतह पर पानी ही नहीं होता, वहां मच्छर कैसे बचे रहते हैं। The egg, the larva and the pupa require... अंडों, लार्वा और प्यूपा को पानी की जरूरत होती है। वो पानी के बिना कुछ दिन से ज्यादा नहीं बच सकते हैं। वयस्क मच्छर अधिकतम 1 या 2 महीने जीवित रह सकते हैं। सैद्धांतिक तौर पर माना जा सकता है कि अगर पैदा होने के लिए पानी न हो तो तमाम मच्छर खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि बारिश होते ही बड़ी तेजी से काफी संख्या में मच्छर पैदा हो जाते हैं। माली के गांव में टोवी और उनकी टीम काम में जुटी है। हमने टोवी से पूछा कि मच्छरों को तलाश कर पाना इतना मुश्किल क्यों है। इस पर वो कहते हैं कि मच्छर बड़े आकार के जीव नहीं हैं। वो रात में सक्रिय होते हैं। उनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है। आपके लिए एक मच्छर को तब तक देख पाना मुश्किल होता है जब तक कि वो ठीक बिल्कुल आपकी आंखों के सामने न हो। We also have covered the whole house. हमने एक पूरे घर को बंद कर दिया। हमने एक बड़ी मच्छरदानी लगाई। हम ये देखना चाहते थे कि एक बार पूरे घर को कवर कर दिया जाए तो क्या मच्छर किसी ऐसी जगह से बाहर आते हैं जहां वो छुपे हुए हैं। उनकी संख्या कम होने पर हमने घर के ऊपर कृत्रिम बरसात की। Okay, finally we have some rain, a real rain. Okay. 7 टन पानी गिराने के लिए हमने एक टैंकर मंगाया। हम देखना चाहते थे कि क्या इससे मच्छर दोबारा सामने आते हैं। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने खोजी कुत्तों को बुलाया। टोवी बताते हैं कि उन्होंने मच्छरों पर इत्र छिड़का और उन्हें इस उम्मीद के साथ छोड़ दिया कि वो अपने ठिकानों की ओर जाएंगे। कुत्तों के लिए भी उन महकते मच्छरों की तलाश आसान नहीं थी। उन्हें दीमक के कड़े टीले खोदने थे। अपनी रिसर्च में टोवी ने हॉट एयर बैलून भी आजमाए। We did over the last 3 years collected 3 साल के दौरान हमने जमीन से लगभग 100 से 300 मीटर की ऊंचाई पर करीब 30 एनोफिलीज मच्छर इकट्ठा किए। ये हमारे और दूसरे तमाम लोगों के लिए भी एक गेम चेंजर फैक्ट था। इससे जाहिर हुआ कि मच्छर कहीं लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अहम बात यह थी कि मादा मच्छरों में से कई के पास विकसित अंडे थे। इसके मायने ये भी थे कि वो न सिर्फ खुद दूसरे इलाकों में जा सकती हैं बल्कि अपने साथ परजीवी और रोगाणु भी ले जा सकती हैं। ऐसे में वो उन इलाकों में भी मलेरिया फैला सकते हैं जहां से इस बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया है। मच्छरों की तलाश, उन पर नजर रखना और उन्हें मार डालना आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। टोवी लेहमैन कहते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप जैसे बड़े इलाकों से मच्छरों को पूरी तरह खत्म कर पाना नामुमकिन जैसा है। पार्ट 2, अनूठा प्रयोग।
Here in Perugia, we have built very large contained space. यहाँ हमने एक बड़े इलाके में उसी तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की है जैसे कि उष्णकटिबंधीय इलाके में होता है, जहाँ मच्छर बीमारी फैलाते हैं। ये हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट एंड्रे क्रिसेंटी। वो वैज्ञानिक हैं और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने इटली के अपने रिसर्च केंद्र में हमसे बात की। इस केंद्र में वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर पैदा करके प्रयोग कर रहे हैं। मैं एक ऐसे देश से आता हूं जहां मलेरिया 100 साल से ज्यादा समय तक परेशान करने वाली बीमारी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर कीटनाशकों के छिड़काव के जरिए इस पर काबू पाया गया। ये हैरानी की बात नहीं कि प्रोफेसर क्रिसेंटी की प्राथमिकता पूरी धरती को DDT से धोने के बजाय कुछ स्थायी तरीका आजमाने की रही, लेकिन ये तरीका पूरी तरह से जांचा परखा होना चाहिए। वो कहते हैं कि मच्छरों के जीनोम में बदलाव के जरिए ऐसा संभव है कि प्रजातियों को खत्म कर दिया जाए। मच्छर खुद ही ये काम कर सकते हैं। Our genetic modification in principle affects female fertility. हम जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं सैद्धांतिक तौर पर उसके जरिए मादा मच्छरों की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। ये लिंग अनुपात को असंतुलित कर देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये मादा मच्छर की जगह नर मच्छरों को जन्म देते हैं। इस आइडिया का मकसद ये है कि पीढ़ियां बदलने के साथ आप ऐसी जगह पहुंचे जहां प्रजाति आगे बढ़ाने लायक मादा मच्छर नहीं हो। इसके लिए लाखों की तादाद में मॉडिफाइड मच्छरों की जरूरत होगी। वो कहते हैं कि मच्छर अपनी तादाद बहुत जल्द बढ़ाते हैं और एक बार जब बीमारी के वाहक गायब हो जाएं और अगर हम चाहें तो दोबारा सामान्य मच्छर तैयार हो सकते हैं। हालांकि ये बात इतनी अच्छी है कि इसके सच हो सकने पर संदेह होता है। इसके खतरे भी तो होंगे। मान लीजिए कि अगर ये मॉडिफाइड मच्छर इंसानों के संपर्क में आए तो क्या होगा। इस पर प्रोफेसर क्रिसेंटी कहते हैं कि इसकी संभावना बहुत ही कम है। नर मच्छरों को मॉडिफाई किया गया है और ये मच्छर लोगों को काटते नहीं हैं। अब सवाल यह है कि अगर उन्हें इस तकनीक पर इतना भरोसा है तो फिर इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं। जो देश इस तकनीक को आजमाना चाहते हैं उनके पास इसके लिए नियामक ढांचा नहीं है। उनके पास इस तकनीक को परखने का कौशल भी नहीं है। इस खाली जगह को भरना जरूरी है। आप चाहेंगे कि अगर इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाए तो इसके बारे में सूचित करके सहमति ली जानी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना जरूरी है। प्रोफेसर क्रिसेंटी कहते हैं कि इस तकनीक को सिर्फ वैज्ञानिक परीक्षण से मिले सबूतों के आधार पर आजमाना चाहिए। किसी दबाव में कदम उठाना सही नहीं होगा। और जो ये सोचते हैं कि हम इन मच्छरों को खत्म कर सकते हैं, उनके सामने एक और सवाल आता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। पार्ट 3, हर मच्छर से खतरा नहीं। I can't think of anything else I could possibly have done with my life. मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मैं शायद अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं कर सकती हूँ। ये है हमारी तीसरी एक्सपर्ट डॉक्टर हैदर फर्गसन। मच्छरों पर अध्ययन को उन्होंने अपने जीवन का मकसद बनाया हुआ है। वो बताती हैं कि उनकी जानकारी में मच्छरों की कम से कम 3000 प्रजातियां हैं। मच्छर अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। आर्कटिक में भी बड़ी तादाद में मच्छर मिलते हैं। डॉक्टर हैदर कहती हैं कि कुछ मच्छर ऐसे भी हैं जो काटते नहीं हैं, न ही वो इंसानों और जानवरों के इर्द गिर्द मंडराते हैं। उनकी अहमियत भी है। You find them in tropical rainforests where they are a useful food source for other organisms. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी मच्छर पाए जाते हैं। वहाँ ये दूसरे जीवों के लिए भोजन का स्रोत हैं और इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। फूड चेन के जरिए वो दूसरे जीवों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए चिड़िया, चमगादड़, मकड़ी और मेढक वयस्क मच्छरों को खाते हैं। छोटे लार्वा मछलियों और पानी में रहने वाले दूसरे जीवों के लिए खाने का प्रमुख स्रोत हैं। वो खुद शैवाल और बैक्टीरिया खाते हैं। ऐसे में वो इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं। मान लीजिए हमारे लिए सारे मच्छरों को मार पाना मुमकिन हो और हम ऐसा करें भी, तो इसके कुछ ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिसकी शायद अभी कल्पना नहीं की गई हो। लेकिन अगर हम अपना दायरा सीमित कर लें और सिर्फ उन प्रजातियों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो
उस स्थिति में भी डॉक्टर हैदर के मुताबिक काफी रिसर्च की जरूरत होगी। Let's take the example of the Aedes aegypti mosquito, which is the one that is... हम एडिस इजिप्टी मच्छरों का उदाहरण लें। ये मच्छर डेंगू फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जीका के लिए भी इसी मच्छर को जिम्मेदार माना जाता है। इस मच्छर ने इंसान के बेहद करीब रहने की खूबी विकसित कर ली है। ये इंसानी परिवेश के करीब ही अंडे देते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। लोगों के घरों और वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों मसलन गमलों को चुनते हैं जहाँ बहुत कम पानी होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो काटने लगते हैं। 99% वक्त तक खुराक के लिए वो इंसानों पर ही आश्रित होते हैं। डॉक्टर हैदर कहती हैं कि एडीज मच्छरों को लेकर कहा जा सकता है कि उन्हें मिटाना ही ठीक होगा। इस मच्छर के जरिए मलेरिया तभी फैल सकता है जब इसमें मौजूद परजीवी विकसित हो जाए। टारगेट चुनकर निशाना बनाने से जुड़ा भी एक सवाल है कि क्या हमें प्रकृति के संतुलन के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। Sometimes I get frustrated when I can walk into a B&Q here in Glasgow. कई बार मैं ये देखकर परेशान हो जाती हूँ कि यहाँ ग्लासगो में आप सैकड़ों किस्म के रसायनों का मिश्रण हासिल कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने बगीचे में डाल सकते हैं ताकि गुलाब पर पलने वाले कीड़ों को मारा जा सके, जिससे फूल के रंग में निखार आए। वहीं जब लोग ये कहते हैं कि हमें मच्छरों पर काबू पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो प्रकृति से छेड़छाड़ पसंद नहीं करते, ये मच्छर गरीब देशों में युवाओं, बच्चों और गरीबों की जान ले रहे हैं, तब मुझे इस सोच को गले उतारने में बहुत दिक्कत होती है। यही वो बात है जहाँ प्रकृति से जुड़ी नैतिकता की चर्चा होती है। पार्ट 4, आत्मरक्षा और नैतिकता। My name is J. Baird Callicott. I'm one of the हमारे चौथे एक्सपर्ट जे बेयर्ड कैलिकॉट दार्शनिक हैं। वो दर्शन शास्त्र की एक नई शाखा एनवायरमेंट फिलॉसफी एंड एथिक्स को शुरू करने वाले लोगों में से हैं। आज के दौर में जानवरों के अधिकार के लिए अभियान चलाया जाता है, लेकिन क्या मच्छरों के भी कोई अधिकार हैं? No, it doesn't make any sense to ask whether mosquitoes have rights. नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं है। अधिकारों की बात कहीं मजबूत नैतिक परिकल्पना है। ये किसी एक व्यक्ति पर लागू होती है। मच्छर किसी भी सिद्धांत के तहत अधिकार हासिल करने के योग्य नहीं माने जा सकते हैं। क्या हमसे उन्हें कोई रियायत मिलनी चाहिए? इस सवाल का जवाब भी परेशानी में डाल सकता है। निजी तौर पर मच्छरों का ऐसा कोई दावा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ मेरे कुछ जीव विज्ञानी सहयोगियों का मानना है कि किसी प्रजाति और जैव विविधता की भी अपनी एक कीमत होती है। तो क्या इससे उनकी कोई नैतिक दावेदारी बनती है, यानी उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है? Intrinsic value is not something that is absolute or... असल कीमत के मायने अनंत नहीं है। इसे खारिज भी किया जा सकता है। इसके स्पष्ट उदाहरण भी हैं। अगर हम इंसानी अनुभवों से ही तुलना करें तो पाएंगे कि हर इंसान और हर जान की अपनी एक कीमत होती है, लेकिन खास परिस्थितियों में यह संभव है कि किसी इंसान की आज़ादी छीनी जा सकती है या फिर जान ली जा सकती है। इसी तरह जैव विविधता प्रजातियों के नैतिकता के आधार पर दावेदारी होने के ये मायने नहीं है कि हम उनकी उस कीमत को खारिज नहीं कर सकते हैं, और अगर वो इंसानों या समाज के लिए खतरा बनते हैं तो उन्हें खत्म नहीं कर सकते। ये आत्मरक्षा में जान लेने जैसा मामला है। आपके लिए ऐसा सोचना तब ज्यादा मुश्किल नहीं होगा जब आप ये जानेंगे कि सिर्फ मलेरिया की वजह से हर साल करीब 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे होते हैं। जे बेयर्ड इस बारे में दुविधा न होने का उदाहरण भी देते हैं। I was once contacted by, I think, the New York Times when मुझे याद आता है कि एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुझसे संपर्क किया। उस वक्त कुछ प्रयोगशालाओं में चेचक के वायरस को ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही थी। इनमें से एक रूस और दूसरी अमेरिका की लैब थी। सवाल पूछने वाले पत्रकार चाहते थे कि मैं चेचक के वायरस के बचाव में बोलूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर ये जीव हो भी तो एक जानलेवा जीव है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। अगर आप इसे हरी झंडी का संकेत मान रहे हैं तो समझ लीजिए कि पर्यावरण से जुड़ी नैतिकता के पैमाने पर इसे इस तरह नहीं देखा जा रहा है। there is the question of the slippery slope. If it's इससे जुड़े कई सवाल हैं। अगर ऐसा करना एक मामले में सही है तो अगले मामले में क्या होगा? क्या हम प्रजातियों को निष्ठुर तरीके से खत्म करने के अभ्यस्त हो जाएंगे? तो ये जो रेखा है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। जब हम पहला कदम भी उठाते हैं तो ये खुद को बहुत रोकते हुए और पूरी तरह निश्चित कर लेने के बाद होना चाहिए।
यानी हमें हर किसी की कीमत को महत्व देना होगा और अपने एक्सपर्ट की राय पर गौर करते हुए हमें अपने सवाल में थोड़ा बदलाव करना होगा कि क्या हमें मच्छरों की सबसे खतरनाक 1 या 2 प्रजातियों को जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। और इसका सीधा और आसान जवाब है हाँ।